हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था, जो कि मिचेल्सन एंड स्टॉल ने ई कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था विद द हेल्प ऑफ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, बिकॉज हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इज़ द सोर्स टू पास इनटू मैनी जनरेशंस। तो हमने देखा था उस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी जनरेशंस तक वो हैवी डीएनए पास होता चला जा रहा था। तो इससे हमें पता चला था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए के बारे में। सेम एक्सपेरिमेंट टेलर इन 1958 में परफॉर्म किया था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट प्लांट पर किया, जो प्लांट का नाम था विसिया फेबा और फेबा बीन्स। इनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन। रेडियो एक्टिव थायमिडीन में जब इस प्लांट को डाला गया तो इन प्लांट्स की जो रूट्स थी वो रेडियो एक्टिव लेबल्ड हो गई थी। ये भी सेम ही एक्सपेरिमेंट था, बस यहाँ पर प्लांट्स और जो हमारा सब्सटेंस है वो कल्चर मीडियम वो चेंज हो गया था। बट लास्ट में जो प्रूव हुआ था, इट इज़ ऑल्सो प्रूव डेट सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। अब जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है डीएनए रेप्लिकेशन, जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसका पूरा प्रोसेस कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है और कैसे वो अपनी कॉपीज बना लेता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होती है डीएनए रेप्लिकेशन। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम पढ़ लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए की कॉपी बन जाना। यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर होती है ड्यूरिंग द एस फेज। हमने सेल साइकिल पढ़ा हुआ है जिसके अंदर इंटरफेज एंड एम फेज था। इंटरफेज में G1, S एंड G2 फेज होता है। जो एस फेज होता है उस दौरान डीएनए रेप्लिकेशन होती है। देन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। नेक्स्ट इसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप में होती है और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन फैक्टर्स एंड मेटल्स आयन की जरूरत होती है। कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो यहाँ रेप्लिकेशन में यूज होने वाले हैं? डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम, हेलिकेज, प्राइमेज, लाइगेज, ये सारे एंजाइम्स इसके अंदर यूज होने वाले हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका जो ये नाम है क्यों रखा गया है? क्योंकि ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए टेम्पलेट को यूज करता है टू कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। जो पॉलीमराइजेशन होती है, जो ये एंजाइम डीएनए है उसको एज अ टेम्पलेट की तरह यूज़ करता है, इसीलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोला गया है। इसके बाद ये जो पॉलीमराइजेशन करता है ये एंजाइम बहुत ही शॉर्ट टाइम में करता है बिना किसी मिस्टेक के, इसीलिए ये जो एंजाइम है बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम है, हाईली एफिशिएंट एंजाइम। अगर डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कोई मिस्टेक हो जाती है तो इट विल कॉज द म्यूटेशन और एनी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जिसको हम ORI भी बोलते हैं, ये एक ऐसा पर्टिकुलर स्पॉट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन बिगिन होती है। देन सेकेंड स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बाय एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट जो होगा एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। इसके बाद जो पेरेंट डीएनए है वो ओपन होगा विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, क्योंकि अब वो स्ट्रैंड जब अलग हो गए हैं, उन स्ट्रैंड में जब दूसरा स्ट्रैंड बनेगा तो उसके लिए इनिशिएटर होना चाहिए, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर होगा। देन बेस पेयरिंग क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर होता है तो जो ए है वो टी को बनाने की कोशिश करेगा, तो बेस पेयरिंग होगी इसमें। एंड न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन, देन बाद में पेरेंट डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बन जाएंगे और न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन स्टेप को हम, क्योंकि ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ये सारे स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डीएनए रेप्लिकेशन में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान रखें, जिस भी डीएनए में ORI यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा उस डीएनए में रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। बैक्टीरिया और वायरसेस में सिंगल ORI होता है एंड जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ ORI होते हैं। तो अभी हम एक बार इसका डायग्राम कर लेते हैं। जैसे ये डीएनए है, डीएनए जब रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा तो वो अपने दोनों स्ट्रैंड को ओपन करेगा,
लाइक दिस। अगर मैं इसको लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ, ये मैंने डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना दी, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड चेन किसी एक पॉइंट से, वही एक पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ORI, मान लो यहाँ पर वो पॉइंट है, तो इस पॉइंट से ये डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। दिस पॉइंट इज द ORI, यानी कि इस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगी तो ये डीएनए ओपन हो जाएगा एंड डीएनए की 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड एंड दिस वन आर द टेम्पलेट स्ट्रैंड। सेकेंड जो स्टेप है हमारे पास वो है एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कैसे एक्टिव होते हैं ये? हमारे पास 4 तरह के डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं। डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह से साइटिडीन मोनोफॉस्फेट एंड थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये कैसे एक्टिव होंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, फॉस्फोराइलेटेड एंड चेंज इनटू एक्टिव फॉर्म। जैसे यहाँ पर मैंने बता रखा है, ये डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, लाइक ये विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोराइलेज एंड एनर्जी की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉस्फोराइलेजेशन मतलब इसके अंदर अब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ये मोनोफॉस्फेट से कन्वर्ट हो जाएंगे ट्राईफॉस्फेट में। पहले एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, अब इसके अंदर एडिशन ऑफ 2 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ हमारे अब ये क्या बन गए हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट बन करके तैयार हो गए हैं। अब ये हेल्प करेंगे यहाँ जब रेप्लिकेशन होगी, उसमें जो जब यहाँ पर जो हम RNA प्राइमर यूज़ करने वाले हैं उसके साथ ये फिर अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप्स में मैं बताऊंगी आपको। अब जो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट बन करके तैयार हो गए हैं, इनके 2 फंक्शन होते हैं। इनके दे सर्व 2 पर्पसेस। नंबर 1, दे एक्ट एज अ सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करते हैं, और दूसरा दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। अभी पॉलीमराइजेशन जब होगी, डीएनए जब बनेगा दूसरा स्ट्रैंड, तो उस दौरान ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है इनको? जो ये 2 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच हुए हैं, दे आर हाई एनर्जी फॉस्फेट, तो दे विल प्रोवाइड द एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। ORI हमने देख लिया, और जो दूसरा जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट है वो अब यहाँ अटैच होगा एक्टिव होने के बाद। थर्ड जो स्टेप है वो है एक्सपोजर ऑफ पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड। अभी पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड था, ये अब एक्सपोज मतलब अब ये खुलेगा एट द पॉइंट ऑफ ORI, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। कैसे ओपन होगा ये? यहाँ पर हमारे पास एंजाइम है, इसका नाम है हेलिकेज। ये हेलिकेज एंजाइम इस डीएनए को अनवाइंड कर देगा, यानी कि इसको ओपन कर देगा। एंजाइम हेलिकेज एक्ट ओवर दी ORI साइड पे एक्ट करेगा एंड अनवाइंड द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स। अभी डीएनए स्ट्रैंड्स को ओपन कर देगा। कैसे? बाय ब्रेकिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि इनके बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगी और ये अलग हो जाएंगे। अब जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इस तरह का, ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? ये वाई शेप स्ट्रक्चर, और आप इसको बोल सकते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। जैसे ही हेलिकेज ने डीएनए स्ट्रैंड को ओपन किया, जो वाई शेप स्ट्रक्चर बना, इसको हम बोलेंगे अब रेप्लिकेशन फोर्क। अब जो ये सिंगल स्ट्रैंड बन गए हैं, यहाँ ये भी सिंगल बन गया, अब ये भी सिंगल स्ट्रैंड है। अब ये दोबारा से वाइंड अप ना हो जाए, इसके लिए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं। ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करते हैं? इन स्ट्रैंड्स को अनवाइंड ही रखते हैं, दोबारा से वाइंड अप नहीं होने देते। तो ये प्रोटीन्स का होना भी यहाँ पर जरूरी होता है, ताकि ये सेपरेट रहे। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, ड्यू टू द अनवाइंडिंग अ सुपर कॉइलिंग गेट्स डेवलप्ड। सुपर कॉइलिंग हो जाती है कहाँ पर? ऑन द एंड ऑफ डीएनए अपोजिट टू रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क के अपोजिट एंड पर सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो इस सुपर कॉइलिंग को जो रिमूव करने के लिए एंजाइम होता है वो होता है टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम सुपर कॉइलिंग प्रिवेंट करता है। ये होता है यूकैरियोट्स में, और जो प्रोकैरियोट्स में सुपर कॉइलिंग को रिमूव करेगा वो होगा गाइरेज एंजाइम्स। तो यहाँ पर हमने देखा कैसे जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड था वो अब कैसे अलग हो गया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेलिकेज। अब जो ये रेप्लिकेशन फोर्क बना है वाई शेप स्ट्रक्चर, एक एंड जो है इसका 5' to 3' एंड दूसरा है 3' to 5'। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर, हमारे पास RNA प्राइमर बन जाता है यहाँ पर।
ये आरएनए प्राइमर बनता है विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम। ये प्राइमेज एंजाइम जो होता है ये डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो क्या बना देता है, आरएनए प्राइमर बना देता है। आरएनए प्राइमर क्या होता है, एक शॉर्ट स्ट्रैंड होता है 4 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स का, जो स्टार्ट करता है रेप्लिकेशन प्रोसेस को। एंड दिस आरएनए प्राइमर प्रोवाइड दी OH ग्रुप फॉर ज्वाइनिंग द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इसके एक एंड पर यहाँ OH ग्रुप होगा, जो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बने हैं उनको अपने साथ ये अटैच कराएगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारे पास बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग में क्या होता है, जब ये दो सेपरेटेड स्टैंड बन जाते हैं उसके बाद दे फंक्शन एज देयर नाइट्रोजीनस बेसिस अट्रैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो यहाँ पर आरएनए प्राइमर है इसका ये 5' to 3' एंड है, क्योंकि हमारा जो स्ट्रैंड पहले वाला है वो ये 5 to 3 था, तो इसका जो अपोजिट स्ट्रैंड बनेगा वो बनेगा 5 to 3। तो यहाँ पर जो हमारा आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर जो है 5 to 3' एंड पे है, इसके 3' एंड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप। अब इस 3OH ग्रुप के साथ अटैच होगा हमारा जो हमने पीछे एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट बने थे, वो अब इसके साथ अटैच होंगे। जैसे अब ये A है, पहले वाले पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर ये A लगा हुआ है, तो ये A क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को, अपना कॉम्प्लीमेंट्री। A के कॉम्प्लीमेंट्री होता है T, A नाइट्रोजिनस बेस है, ये अट्रैक्ट करेगा डिऑक्सीथाइमिडिन न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को। तो इसको मैं यहाँ, क्योंकि A T के साथ पेयरिंग करता है, तो मैं इसको जस्ट यहाँ लिख रही हूँ, अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बना रही मैं। तो ये ट्राइफॉस्फेट है, डिऑक्सीथाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट, इसके साथ जैसे अटैच होगा तो ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स को तोड़ देगा। हाई एनर्जी बॉन्ड्स जो टूट जाएंगे और जो ये 3 फॉस्फेट हैं इनमें से 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, एंजाइम पायरोफॉस्फेटेज रिमूव 2 फॉस्फेट फ्रॉम फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, और ये चेंज हो जाएंगे अब किसमें, इनटू मोनोफॉस्फेट। अब ये 2 यहाँ से चले गए, रिमूव हो गए, तो यहाँ पर क्या बच गया, मोनोफॉस्फेट बच गया। ये मोनोफॉस्फेट जो बना है अब यहाँ पर डिऑक्सीथाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, इट इज अ नॉर्मल डीएनए, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे। देन इट रिलीज एनर्जी, अब एनर्जी रिलीज होगी जो यूज होगी इन बिल्डिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इनके बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस लगातार यहाँ पर चलती चली जाएगी और एक पूरा डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ है, जो पॉलीमराइजेशन करा रहा है, वो है यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर यूज हुआ था जिसने OH एंड प्रोवाइड कराया था टू अटैच दी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स। एंड देन इसके बाद जो एंजाइम यहाँ पर यूज हुआ था, जो इस चेन को एक्सटेंड कर रहा है, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करा रहा है न्यूक्लियोटाइड्स की, वो यहाँ पर है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसके बाद आप देखेंगे ये जो एंड बन गया, ये एंड बन गया 5' to 3', और ये जो स्ट्रैंड अब बना है ये कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड बना है। अब T के सामने जैसे A, C के सामने G, G के सामने A, इस तरह से ये स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, और जो ये स्ट्रैंड बनेगा इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, और या हम इसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। अब जो ये नया स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड बना है, न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते चले गए, क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या डेवलप हो गया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये पीछे भी आपको जब डीएनए का स्ट्रक्चर बताया था, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो ये स्ट्रैंड बना है 5' to 3 स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को बनाने के लिए हमें यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज 3 की जरूरत पड़ी थी। डीएनए पॉलीमरेज 3 होते हैं, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर मेन डीएनए पॉलीमरेज 3 का यूज हुआ है जो इसकी पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा, और मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में प्लस में जो एक्टिवेटेड डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट थे, हमें उनकी जरूरत पड़ी एक स्ट्रैंड बनाने के लिए। अब जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, दूसरा स्ट्रैंड आप देखेंगे, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं, जैसे 5 to 3, और ये क्या होगा 3 to 5। तो जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन की, यू मस्ट बी कीप इन माइंड दैट डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन शुड बी 5 to 3', 5' to 3'। तो
तो यहाँ पर हमारा हो गया 5 to 3' होगी रेप्लिकेशन। अब जो दूसरा है हमारे पास, इसमें जो स्ट्रैंड बनेगा उसका 5' to 3' एंड कैसे बनेगा, वो बनेगा इस तरीके से, ऐसे, क्योंकि ये 3 to 5 है तो 5 के अपोजिट में यहाँ 3 है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 5' एंड। तो 5' एंड पे फिर से RNA प्राइमर यहाँ पर अटैच होगा। अब जैसे ही स्ट्रैंड बनेगा यहाँ से RNA प्राइमर रिमूव हो जाएगा। RNA प्राइमर का जो गैप है वो फिल्ड अप हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से। कौन इसको अटैच करेगा, यहाँ पर होगा हमारे पास जो इसके गैप को फिल करने के लिए एंजाइम होगा, वो होगा DNA पॉलीमरेज 1। 3 तो पॉलीमराइजेशन करा रहा है, जो इस गैप को फिल करेगा वो होगा DNA पॉलीमरेज 1। तो अब एक डायरेक्शन हमने यहाँ देख ली, 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती है। इस डायरेक्शन में जो रेप्लिकेशन होगी वो रेप्लिकेशन होगी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्यों होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA टेम्पलेट ही एक्सपोज होगा। लाइक यहाँ पर अभी सिर्फ इतना DNA एक्सपोज हो रहा है, तो सिर्फ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इतना ही स्ट्रैंड बन पाएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ जब फिर एक गैप बन जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, गैप आ जाएगा, फिर से छोटा सा स्ट्रैंड, मान लो ये स्ट्रैंड एक्सपोज हुआ, यहाँ से फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर हमें दोबारा से प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। देन इसके बाद फिर से गैप आ जाएगा और फिर से DNA का छोटा सा सेगमेंट एक्सपोज होगा और फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसके बन जाएगा। यहाँ पर फिर से RNA प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से आप देखोगे तो जो ये डायरेक्शन है 5 to 3 में जो दूसरे स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन हो रही है, उसमें रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस नहीं हो रही, डिसकंटिन्यूअस हो रही है। यानी कि हमारे पास क्या बन रहे हैं, DNA के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीट DNA स्ट्रैंड नहीं बन रहा। तो इन फ्रेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। तो जैसे ये फ्रेगमेंट्स बन गए, तो फ्रेगमेंट्स बनने के बाद ये जो RNA प्राइमर है ये रिप्लेस हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड से विद द हेल्प ऑफ, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था सेम, DNA पॉलीमरेज इन RNA प्राइमर की गैप को फिल कर देगा। फिल करने के बाद फिर ये जो फ्रेगमेंट्स है ये अटैच हो जाएंगे एंजाइम लाइगेज की हेल्प से, ठीक है। लाइगेज एंजाइम इनको फिर बाइंड अप कर देगा और एक स्ट्रैंड बना देगा जिसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड बोल दो या आप इसको बोल सकते हो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो आप देख रहे हैं कि जो DNA रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव के साथ साथ सेमी डिसकंटिन्यूअस भी है। सेमी डिसकंटिन्यूअस मतलब इसका एक सेगमेंट तो कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। और सेमी कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड अटैच है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की जैसा काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा DNA रेप्लिकेशन खत्म हो जाता है।